हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः रैंक सूत्र एडु पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 23,000 के आसपास जो है टीजीटी पीजीटी की जो है वैकेंसी आ रही है। इसी के साथ साथ बीपीएससी भी लगा हुआ है, तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोग हिंदी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस हिंदी के क्लास में हम लोग प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को सॉल्व करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हम लोग प्रश्न को जितना अधिक सॉल्व करेंगे उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हम लोग दिखा पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने पिछली बार देखा होगा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने 15 प्रश्न कर लिया था। 16वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न को देखते रहिएगा आप लोग ध्यान से और प्रश्न को जो है सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न पहला जो है वो है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। ठीक है, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यहां से जो है कौन से जो है पत्रिका के रूप में जो है निकल रही थी। आंसर बता दिएगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसकी व्याख्या को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह ग्रंथ सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इसमें इन्होंने 952 कवियों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और उनको किसके अनुसार? इनको जो है कालानुक्रम के अनुसार जो है रखा हुआ है। ठीक है, इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी को सच्चे अर्थों में जो है देखा जाए तो इतिहास का जो है ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किस हिंदी इतिहासकार ने या हिंदी साहित्यकार ने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया था? तो बताएंगे किशोरी लाल गुप्त हैं, और ये जो अनुवाद किए उसके बाद इस पुस्तक का नाम हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, आगे बढ़ें। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ चुका था द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, इसको एडविन ग्रिफ्स ने लिखा है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष भी हो गया था। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको भी मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के जो हैं पादरी F.E.K हैं, पादरी F.E.K हैं। ठीक है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में जो है शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा को देखेंगे तो इसमें हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा को लिखा किसने था? तो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है लिखा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने 1944 ईस्वी में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के सिद्ध कवियों की रचनाओं को संकलित कर
हिंदी काव्यधारा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का संपादन किया था। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कवियों की रचनाओं को, जो सिद्ध कवि थे उन्हीं की रचनाओं को जो है इन्होंने इसी हिंदी काव्यधारा में जो है उनके ग्रंथों को शामिल कर दिया था। ठीक है, इसलिए इसके जो है ये पितामह भी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राहुल सांकृत्यायन को जो है हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। यहां पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया हिंदी साहित्य के इतिहास में? इन्होंने नेपाल से बौद्ध सिद्धों के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की थी। सिद्धों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ थे उन्हीं की खोज की और इसका संपादन उन्होंने 1916 में किया, जिसका नाम क्या था? बौद्ध गान ओ दोहा। बार बार पूछा जाता है, बौद्ध गान ओ दोहा को किसने लिखा है? तो बताएंगे हरप्रसाद शास्त्री जो है। इसमें क्या है? तो इसमें अगर देखेंगे तो जो नेपाल के बौद्ध लोग थे उन्हीं के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ थे उन्हीं को जो है इन्होंने खोज किया और इसमें लिखा। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो जितने भी ऑप्शन है उसी की मैं व्याख्या किया हूं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर शहीदुल्लाह हैं, ये एक प्रसिद्ध भाषाविद और प्राच्य विद्या विशेषज्ञ थे। इन्होंने बौद्ध दोहा कोश और अपभ्रंश भाषा के विकास पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया था। ध्यान देते रहिएगा हर एक शब्दों पर। ठीक है, वहीं डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची की बात किया जाए, इन्होंने तिब्बत और चीनी स्रोतों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने तिब्बती और चीनी स्रोतों के आधार पर बौद्ध धर्म तथा सिद्धों के साहित्य का गहन अध्ययन किया और दोहा कोश का संपादन किया। कौन है? प्रबोध चंद्र बागची। प्रबोध चंद्र बागची जो हैं, देखिएगा, तिब्बत और चीनी स्रोतों के आधार पर, तिब्बत और चीनी स्रोतों के आधार पर बौद्ध धर्म और सिद्ध साहित्य का गहन अध्ययन किया और दोहा कोश का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया था? ध्यान दीजिएगा, संधि काल और चारण काल दो भागों में विभाजित किया था। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कौन हो जाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात किया जाए, ऑप्शन को आप लोग देखते रहिएगा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात किया जाए तो इन्होंने आदिकाल को, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं, इन्होंने जो है आदिकाल को जो है कलाकाल, ठीक है, कलाकाल और जय काव्य नाम दिया था। ठीक है, जय काव्य, ध्यान दीजिएगा, कलाकाल और जय काव्य नाम किसने दिया? तो बताएंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया। वहीं बात किया जाए राम खिलावन पांडे की, तो इन्होंने जो है क्या किया है कि इन्होंने वर्गीकरण किया और इन्होंने जो नाम रखा था हिंदी साहित्य का नया इतिहास नामक पुस्तक लिखा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का नया इतिहास। पूछा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, राम खिलावन दास जी जो हैं वो लिखे हैं हिंदी साहित्य का नया इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं, इन्होंने क्या किया था?
कि इन्होंने ही तो सबसे पहले विभाजित किया। किसके लिए क्या विभाजित करके बताए हैं भाई? इन्होंने ही तो बताया कि इसको जो है संधि काल और चारण काल के नाम से जाना जाता है। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र की बात किया जाए तो इन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? तो इन्होंने सबसे पहले जो है लिखा था, उसका नाम क्या था? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो बताएंगे गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। इन्होंने आदिकाल को जो है प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया था। पॉइंट नोट कीजिएगा, इन्होंने प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? अभी मैं बताया हूं, आप लोग भी बताइए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। चलिए देखते हैं। नामवर सिंह के बारे में बात किया जाए तो ये मार्क्सवादी क्या है? ये मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख आलोचक हैं। किसके? मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख आलोचक हैं। इनकी मुख्य कृतियां हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या है? इनके द्वारा जो नामवर सिंह के द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। और दूसरा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा, दूसरी परंपरा की खोज और कविता के नए नए प्रतिमान। 3 पॉइंट लिखिएगा नामवर सिंह के बारे में। हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योगदान, पृथ्वीराज रासो की भाषा, दूसरी यानी कि तीसरी की बात किया जाए तो दूसरी परंपरा की खोज और कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज और कविता के नए प्रतिमान, इसको लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात किया जाए, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक जो है ग्रंथ लिखा। ठीक है, राम कुमार वर्मा, इनके ऊपर तो बता ही दिया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने का काम राम कुमार वर्मा जी ने किया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने का काम किसने किया? इन्होंने किया था। गणपति चंद्रगुप्त की बात किया जाए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा। इसका जो है 2 भागों में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 20वें प्रश्न की तरफ आइएगा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। कहां से किया गया था? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने इसका प्रकाशन किया, या नागरी प्रचारणी सभा काशी ने? उत्तर दीजिएगा। बहुत ही दमदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें शामिल किए गए हैं। आप लोग हल करिए, आपको पता चल जाएगा। इसकी व्याख्या को अगर आप लोग देख लेते हो तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास आप लोग पढ़ते हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी चीजों को मैंने यहीं पर जो है समावेशित कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरी प्रचारणी सभा काशी ने। चलेगा, देखते हैं देख रहे हैं राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्धा में है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्थापित यह संस्था
गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार और परीक्षाओं के संचालन का कार्य करती है। वहीं हिंदुस्तानी एकेडमी की बात किया जाए जो इलाहाबाद में स्थित है, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। यह संस्था मुख्य रूप से उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के अनुवाद और गद्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के अनुवाद और गद्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। नागरी प्रचारणी सभा काशी सभा ने हिंदी साहित्य की प्रामाणिक और विशाल सामग्री को सहेजने के लिए हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को 16 खंडों में प्रकाशित करने की एक व्यापक योजना बनाई और इसका सफल संपादन व प्रकाशन किया था। ध्यान दीजिएगा, नगरीय प्रचारणी सभा काशी सभा ने हिंदी साहित्य की प्रामाणिक और विशाल सामग्री को सहेजने के लिए हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को 16 खंडों में प्रकाशित करने की व्याख्या योजना बनाई थी। ठीक है, आगे 21 में आइएगा। मिस्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को क्या नाम दिया था? मिस्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को जो है क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल कहा था, अलंकृत काल कहा था, कला काल कहा था या रसाल काल कहा था? याद रखिएगा तरीका के आधार पर मिस्र बंधुओं ने ही क्या कर दिया? अलंकृत कहो चाहे कलंकित कहो, याद करने के लिए, ठीक है, अलंकृत कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार काल। विश्वनाथ यानी कि शंकर भगवान की बात किया जाए जो बनारस वाले हैं, याद करने के लिए उनका श्रृंगार किया जाता है। क्या कहता है? श्रृंगार किया जाता है, भभूत का भस्म लगा करके उनका श्रृंगार किया जाता है। तो वही है श्रृंगार काल। किसका हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। अलंकृत काल की बात किया जाएगा तो मिश्र बंधुओं के द्वारा इसका नाम दिया गया। और वहीं अगर बात किया जाएगा कला काल, पिछले प्रश्नों में देखे थे हम लोग, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया था। वहीं रसाल काल की बात किया जाए तो यह कोई नाम नहीं है, यह भ्रमित करने के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो इसका ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन, और चारों ऑप्शन के बाद इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात किया जाए तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था। वीर गाथा काल का खंडन करते, सॉरी वीर गाथा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल दिया था। ठीक है, आदिकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है संधि काल और चारण काल बताया, 2 भाग में विभाजित करके। रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको वीर गाथा काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। राहुल सांकृत्यायन की बात किया जाए तो इन्होंने जो है सिद्ध सामंत युग नाम दिया था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास, ये जो रचना है, यह किसकी है? तो यह राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। किसकी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। आगे देखते हैं। 1986 में जो है यह पुस्तक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बात किया जाए तो इन्होंने जो है, देखिएगा क्या लिखे हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध भाषा विज्ञान और इतिहास संबंधी ग्रंथ हिंदी भाषा का विकास है। हिंदी भाषा का विकास है। डॉक्टर नगेंद्र की बात किया जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने भी लिखा। रस सिद्धांत इन्होंने दिया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात किया जाए तो ये प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है,
इनकी मुख्य कृति जो है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं हैं। रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? ठीक है, बताइए क्या है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान और हिंदी साहित्य की पीठिका। बताइए क्या है? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसका आंसर खटाक से। ओह, क्या था भाई? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का प्रकाशन हिंदी साहित्य की पीठिका से हुआ था। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रथम भाग यानी कि जो पहला खंड था, ठीक है, इसके संपादक डॉक्टर राजबली पांडे थे। याद रखिएगा कौन थे? डॉक्टर राजबली पांडे थे। यह जो है काशी के नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा संपूर्ण इतिहास को 16 खंडों में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये तो आपको पता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, चलिए वो कुछ भी नहीं है, पीठिका को याद रखिएगा जो पहला खंड था। ठीक है, 16 खंडों में यह विभाजित था। 16 खंडों में इसको करके जो है इसका प्रकाशन किया गया था। असंगत की बात किया गया है इसमें, असंगत विकल्प को चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह ने लिखा, ये सही है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर बासड़े। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा है। ऊपर मिल गया, ये मिल गया, और हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलिएगा 20, अच्छा आंसर नहीं बोले क्या, सॉरी, ये होगा, इसको ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये बाबू श्याम सुंदर दास की नहीं है, बल्कि किसकी है? यह नंद दुलारे वाजपेयी की है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी की है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्रतिपाद्य ग्रंथों की प्रचुरता द्वारा नहीं निरूपित हो सकता है, बल्कि उस समय की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। किसने इस बात को कहा है? काल प्रवृत्ति का निर्णय, काल प्रवृत्ति समय के दोहराव की बात किया गया है का निर्णय प्रतिपाद ग्रंथों की प्रचुरता नहीं निरूपित हो सकता, बल्कि उस समय की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। चलेगा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको कहा है। कहाँ गया आगे का प्रश्न? कुछ छूट गया क्या? कोई प्रश्न छूट गया है? चलिए, कहाँ गया? एक छूट गया है। चलेगा, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यानी कि इतिवृत्तात्मक का अर्थ देखेंगे
केवल घटनाओं या विवरणों को ज्यों का त्यों लिख देना जो मिश्र बंधु विनोद में अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है। इतिवृत्तात्मक का मतलब ही होता है जो घटना है उसी को जो है एकदम हूबहू लिख देना। ठीक है, इसमें देखिएगा मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्यांकन किया गया, बात सही है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 में प्रकाशित हुए, जो क्या है, गलत है। चलिएगा, यहीं से हो गया। 13 में प्रकाशन हुआ था ना, इसमें 3 हुआ था, चौथा जो है 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था, मिश्र बंधु विनोद का। ठीक है, इसमें कवियों की संख्या लगभग 5000 बताई गई है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन गिलक्राइस्ट, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल। गिलक्राइस्ट को करिएगा। गिलक्राइस्ट को कीजिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात किया जाए, इन्होंने भाषाई सर्वेक्षण किया था और हिंदी की उपभाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट की बात किया जाए, ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के भाषा विभाग के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने ही सबसे पहले इस क्षेत्र की भाषा के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था, इसे हिंदी की कहा। ठीक है, सबसे पहले हिंदुस्तानी शब्द का व्यापक प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट है। इंशाअल्लाह खां के बारे में जानते ही हैं आप लोग, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, सदा सुखलाल, सुख सागर को लिखा है इन्होंने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? बताइए, अभी मैं बताया हूं, आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। धीरेन्द्र वर्मा की बात किया जाए तो इन्होंने ब्रज भाषा के विकास पर कार्य किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य नाम दिया था। ठीक है, ब्रज भाषा से संबंधित है इनका, ब्रज भाषा व्याकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा की देख बात किया जाए तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है। क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। ठीक है, भारत में जो है मुस्लिम क्रांतिकारियों के बारे में जो बताए थे आक्रमण नहीं हुआ होता तो ये सब चीजें रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कथन के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, देख लिए हैं, यहां पे देख रहे ना किस प्रकार से सब कुछ सेट किया गया है। ठीक है, तो एकदम से एक एक तथ्यों को देख लीजिए यहां से कैसे कैसे जो है सब किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं, एकदम एक बार में देखिए पूरा का पूरा जो है एकदम आंसर बता दीजिएगा। श्रृंगार काल, मैं कहा था विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है तो विश्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो सब देख लीजिएगा एक बार। जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाल का क्या नाम दिए थे? जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाल ही नाम दिए थे। मिश्र बंधु अलंकृत में कहा था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल कहे थे इन्होंने। आचार्य विश्वनाथ श्रृंगार हो गया, डॉक्टर रमाशंकर रसाल कलाकाल, ठीक है। भागीरथी मिश्र रीति श्रृंगार काल, आचार्य त्रिलोचन अंधकार काल कहा था, त्रिलोचन अंधकार काल इन्होंने कहा था। ये जो देखिएगा इसमें गलत हो गया है टाइप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। शिव सिंह सरोज में क्या गिनाया गया? राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। क्या है भाई? तो राम सतसई कड़खा यानी कि 1 और 2, ठीक है। राम सतसई और कड़खा रामायण, ठीक है। ऑप्शन कर लीजिएगा इसका, चलेगा। इसमें मिलान करना है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, शायद आप लोगों को दिखे, दिख रहा होगा, और भी छोटा कर दें। दिख रहा है ना आप लोगों को? मिलान करिएगा। निम्नलिखित सूचियों को सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। क्या क्या है, कैसे है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? तो तुरंत बताएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हिंदी साहित्य के संवेदना का विकास, चलिए देख लेते हैं। मिला दे, नहीं तो आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे थोड़ा सा। हिंदी साहित्य की भूमिका को किसने लिखा है? ठीक है। अब देखो, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। अब देखो कौन क्या बच गया, किसमें मिल रहा है? ग का एक देखो कहाँ मिल रहा है, यहां मिल रहा है। यानी कि एक यहां मिल रहा है और एक ऑप्शन कैसे क्लिक करते हैं एग्जाम में वो भी देखिएगा, 1 2 मिलाने के बावजूद भी, ठीक है। घ का देखिएगा 3, घ का 3 देखिए, यहां पे घ का 3 मिल रहा है, बस हो गया यहां से, ठीक है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, इन्हीं के साथ विमर्श किया जाएगा। कहते हैं विमर्श, कहेंगे हिंदी साहित्य का विमर्श किसके साथ करना है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी के साथ हमको विमर्श करना है, ठीक है। और वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात किया जाए तो हिंदी भाषा और उसके साहित्यिक विकास को लिखा, ठीक है। मिला लीजिएगा, अब इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, देखते रहिएगा। ज्यादा बड़ा हो गया क्या भाई? देख रहे हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोतीलाल मिनारिया, ठीक है। मुनि जिन विजय की बात किया जाए तो ये जैन साहित्य के प्रकांड विद्वान और इतिहासकार थे। इन्होंने पुरातन प्रबंध संग्रह, या देखिएगा, पुरातन प्रबंध संग्रह का संपादन किया था। मोतीलाल मिनारिया की बात किया जाए, इन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा राजस्थानी पिंगल साहित्य 2 अत्यंत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य, दूसरा जो है राजस्थानी पिंगल साहित्य। टीकम सिंह तोमर, ठीक है, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी वीर काव्य, लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। आगे बढ़ते हैं 37 पे। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने, पीछे बताया हूं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था? कौन सा था भाई?
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी को ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इस्तवार द लालेत्यू फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेवन ने जो है हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन किया था। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है, ये बताया गया था, मैं पादरी ग्रिप्स को बताया था। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के बारे में बताया था, मैं पादरी FE के बारे में बताया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर के बारे में बताया, तो 1888 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो है हिंदी में अनुवाद करने वाले किशोरी लाल गुप्त थे। ठीक है, ये सब हो गया है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? हिंदी साहित्य आ गया है। ठीक है, तो आप लोग आंसर भी देख लिए आप। डॉक्टर नागेंद्र जो है, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पर कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है, डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, विस्तृत व्याख्या क्या देखना देख लीजिएगा आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कालों के नामकरण का आधार क्या है? युग प्रवृत्ति है, पूर्व परंपरा है, प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, क्या जगह? ठीक है, युग प्रवृत्ति, इसी के आधार पर, युग प्रवृत्ति के आधार पर ही जो है उन्होंने, ठीक है ना, विभाजन का जो है आधार बनाया था। देखिए, युग प्रवृत्ति को ही विधेयवादी प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए स्पष्ट किया कि किसी कालखंड में जिस ढंग की रचनाएं प्रचुर मात्रा में दिखाई देती हैं, उसी काल की प्रधान प्रवृत्ति या युग प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, 40 पर आते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति जो है सबसे विकसित पद्धति है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक, ठीक है, हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य नहीं, भारतीय साहित्य की भूमिका। ठीक है, चलिएगा, ये इसमें लगा लीजिएगा आप लोग, रामविलास को मान लीजिएगा। ठीक है, रामविलास शर्मा को बोला ना, रामविलास शर्मा को लगा लीजिएगा इसमें। 42 पे आ जाइएगा। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का और गद्य की वर्तमान स्थिति के बारे में जो है बताया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने बताया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया और खड़ी बोली गद्य के क्रमिक विकास को बहुत वैज्ञानिक ढंग से 4 प्रमुख चरणों, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति में विभाजित करके उसकी विस्तृत समीक्षा की थी। 43, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार, ठीक है, पश्चिम के किसी पाश्चात्य इतिहास को आधार मान करके स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। ठीक है, ए और बी विकल्प। ठीक है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है,
परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है। आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास के युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ठीक है, 45 पर आते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? कौन सा नामकरण गलत है? देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। बहुत लोग लगाए होंगे रीतिकाल को। सॉरी, मैं तो उत्तर ही बता दिया, रीतिकाल हो जाएगा, क्योंकि पूर्व काल और उत्तर काल। ठीक है, आदिकाल कैसे है पता होगा आप लोगों को, बहुत तेज हो भाई आप लोग। आदिकाल, इसके बाद है पूर्व काल, उत्तर काल, उत्तर काल। ठीक है, इसके बाद ये आ गया संक्रांति काल। ठीक है, ये इसकी व्याख्याएं हैं, एक नजर में देखना होगा तो देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री हो सकती है भाई। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। रचनाओं का मौलिक उल्लेख हो सकता है, यही तो दिक्कत है, क्योंकि इसको जो है प्रमाण चाहिए होता है। इतिहास के लिए क्या चाहिए होता है? प्रमाण चाहिए होता है, इसलिए जो है यह नहीं हो सकता है। ठीक है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, बताइएगा। देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही नहीं सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हम छोड़ रहे हैं आप लोगों को हल करने के लिए, नकल मत मारिएगा। ठीक है, पचास प्रश्न ही कराएंगे, बताइएगा इसमें। क्यों होना चाहिए भाई? रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल क्यों होना चाहिए? रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, गलत बात है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार और प्रेम का मुख्य विषय है। ये भी देखिएगा, केवल वो नहीं है भाई। क्या पूछा गया प्रश्न? सॉरी, क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, गलत बात है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। बात सही है। हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, कौन है भाई? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी के संग्रह करता हैं, कौन है भाई? राहुल सांकृत्यायन। आंसर करिएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है,
क्या था भाई? कविता कौमुदी और राम नरेश त्रिपाठी हैं, सॉरी राम नरेश त्रिपाठी, 8 भागों में है। चलिए ठीक है, इतना तक ही रहने देते हैं, 50 तक। आगे आप लोग जो है देख लीजिएगा, अगला टॉपिक जो है कल होगा। एक टॉपिक पर जो है कम से कम 3 या 4 वीडियो बनेगा, सिर्फ इसमें प्रश्नों की श्रृंखलाएं होंगी, इसी प्रश्नों की श्रृंखलाओं को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।